इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फैंग ने डेविल हैंड किंग को अपनी पावर्स के अंडर में सप्रेस कर लिया था। इस दौरान डेविल हैंड किंग बस पोलाइटली फैंग से पूछ रहा होता है, सर मुझे बताएं मैंने आपको कब ऑफेंड किया, प्लीज मुझे जरा सा हिंट दें। इतना कहते के दौरान उसकी नजर पड़ती है वहां पर मौजूद उसके सर्वेंट्स पर, तो उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, जहां तक बात है इन सभी सर्वेंट्स की जिन्होंने मुझे इस अफसोसनाक हालत में देखा, अगर मैं इस डिजास्टर से सरवाइव कर जाता हूं तो मैं इनमें से हर एक को चुन चुन कर मारूंगा। वहीं इधर वो वाता जो कि फैंग की वर्ल्ड रिंग में थी वो से बोल रही होती है, लुओ फैंग इसे मार डालो। तभी अब फैंग उसके करीब आते हुए उससे कहता है, तुम काफी सेल्फ अवेयर हो, पर काफी अफसोस की बात है अब चाहे तुम जितना मर्जी स्ट्रगल कर लो तुम यकीनन मरोगे। इस पर वो कहता है, पर मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर पाता फैंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन्स को उसकी बॉडी के आर पार करवा देता है, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता। जबकि वहां पर मौजूद उसके बॉडीगार्ड सर्वेंट्स वो उसका नेम पुकारते रह जाते हैं, डेविल एम्परर। पर फैंग की सप्रेशन के अंडर में वो अपनी बॉडी भी नहीं हिला पा रहे थे। वहां पर मौजूद वो सर्वेंट्स जो कि डेविल हैंड के हाथों टॉर्चर हो रहे थे वो भी इस मंजर को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत डर रहे होते हैं। जबकि यहाँ डेविल हैंड किंग बुरी तरह से इंजर्ड होने और क्लाउड रबिंग वाइन्स के टेंटिकल्स में जकड़े होने के बावजूद भी अपने मुंह से खून थूकते हुए फैंग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर फैंग अपने पुराने फ्लाइंग नाइफ्स को निकालते हुए उसके सामने हेवनली फॉरबिडन शटल को बना देता है, जिसे देखते साथ ही डेविल हैंड किंग उसे पहचान लेता है और कहता है, हेवनली फॉरबिडन शटल। इधर वो वाता फैंग से कह रही थी, लुओ फैंग मुझे बाहर आने दो, मैं इस डेविल हैंड किंग को मरते हुए देखना चाहती हूँ। तो इस पर फैंग वो वाता की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसे अपनी वर्ल्ड रिंग से बाहर निकाल लेता है और वो वाता को अपने सामने अपीयर होता हुआ देखकर डेविल हैंड किंग कहता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म, तुम तो हु यानबू के लोग हो। यहाँ उसको मास्टर हु यानबू के साथ और ये फाइट की पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जिसमें उसने वोबाता को देखा था। यहाँ हम देख पाते हैं कि वोबाता बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो फैंग के दिए हुए एक ट्रेजर का इस्तेमाल करने लग गई थी। वो इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए अपनी रियल बॉडी फॉर्म करने लगती है, जबकि फैंग हमें बताता है इसका नेम है एवोल्यूशन हार्ट और ये मैकेनिकल रेस का एक ट्रेजर है। ये एक एआई लाइफ फॉर्म को फिजिकल बॉडी दे सकता है। इसके चलते अब वोबाता को भी ट्रेनिंग करने और इवॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ हम साथ ही साथ विजुअल्स में वोबाता को एआई फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख पाते हैं और फिर फाइनली उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अटूका तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जबकि वोबाता अपनी फिजिकल फॉर्म को टच करते हुए अलग से ही फीलिंग्स महसूस कर रही होती है। और ये जो हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में पास्ट का सीन है। अब यहाँ इस वक्त वो वाता ऑलरेडी अपनी फिजिकल फॉर्म में है, इसलिए वो फैंग से बोल रही थी कि मुझे बाहर आने दो। यहाँ बाहर आने पर वो वाता को हम देख ही पाते हैं कि वो कितनी ज्यादा गुस्से में है, इसलिए फैंग अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड जिसके ऊपर के फेमू पोजन लगा हुआ है वो वाता की तरफ पास कर देता है। तो अब वाता 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को लेकर गुस्से में तेजी के साथ डेविल हैंड किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसकी बॉडी को बीच में से 2 टुकड़ों में काट डालती है। इस दौरान वो गुस्से में जोर जोर से चिल्ला भी रही थी। डेविल हैंड किंग रिकवर होते साथ ही फेमो पॉइजन से बचने के लिए अपनी सड़ी हुई बॉडी को छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्लाउड रबिंग वाइन उसे जोर से जकड़कर फिर से फेमो पॉइजन में ही डाल देती है और बार बार फेमो पॉइजन लगी हुई अपनी टेंटिकल्स के साथ उसे बुरी तरह से इंजर्ड करने लग गई थी। इसके बाद फिर क्लाउड रबिंग वाइन उसे लगातार तब तक मारती रहती है जब तक वो बार बार रिकवर करते जा रहा था। ये सीन लगातार काफी लंबे वक्त तक ऐसे ही चलता है और वो वाता गुस्से में खड़ी हुई अपने सामने ये सब देख रही होती है। और फिर आखिरकार एक ऐसा वक्त आता है जब क्लाउड रबिंग वाइन ने फाइनली इस डेविल हैंड किंग को सच में जान से मार डाला था और फिर उसकी बॉडी पूरी तरह से हवा में वैनिश हो जाती है। ये देखकर तो वो वाता के हाथ से उसका वेपन छूट जाता है और वो खुद को संभाल नहीं पाती और घुटनों पे गिरते हुए कहती है, ये खत्म हुआ मास्टर, आपने देखा डेविल हैंड किंग मारा जा चुका है, वो मर गया। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो वाता कितनी ज्यादा इमोशनल हो चुकी है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे हैं जो कि टिप टिप करते हुए जमीन पर गिर रहे थे। और फिर अब वाता अपने मास्टर की कही हुई बातों को याद करते हुए अपनी फिजिकल फॉर्म को महसूस करते हुए कहती है, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपकी लेगेसी को कंटिन्यू करूं, पर मैं तो इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं लुओ फैंग को बता सकूं कि आपका एनिमी कौन था। और फिर वो जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैंने ये सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी कि कोई ऐसा भी दिन आएगा जब मैं आपका बदला ले सकूंगी। बबाता की इस हालत को देखते हुए फैंग उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाते हुए उससे कहता है, थोड़ी देर के लिए रो लो, जब तक तुम अपनी फीलिंग्स को संभाल नहीं लेती, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रुक सकती हो।
फैंग की ये बातें सुनते हुए वाता अपनी भरी हुई आंखों के साथ उसकी तरफ देखती है और फिर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई थी। इस दौरान वो अपने मास्टर और उनके डिसाइबल्स के साथ बिताए हुए टाइम को याद करती है। बवाता यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही थी। तभी सीन कट और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग अब ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका है और यहाँ पर अपने नेक्स्ट मूव की तैयारियां करने लगता है कि अब उसे आगे क्या करना है। और फिर यहाँ पर अच्छे से सारी प्लानिंग कर लेने के बाद वो आगे बढ़ना शुरू करता है, जहां वो थर्ड मेटल प्लेट को हासिल करने के लिए वो हुआ सीक्रेट रीजन में आ चुका था। और फिर यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अपने प्लान के बारे में हमें बताता है। ये है आइस प्रिजन स्टार बेल्ट, जो कि कुछ स्पेशल लाइफ फॉर्म्स के ग्रुप का घर है और ये लोग यूनिवर्स की क्रिएशन के वक्त से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इन लाइफ फॉर्म्स को दो कुओं के नेम से जाना जाता है। ये लोग नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं और नेचर के बिल्कुल प्योर पर फिर भी ब्लड थर्स्टी होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के रिकॉर्ड्स की माने तो वो आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से घुल मिल कर रहते हैं, पर उन्हें आउटसाइडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। और क्योंकि वो इनेट कोल्ड एनर्जी से पैदा होते हैं तो वो पैदाइश से ही ह्यूमंस के मुकाबले में 100 ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंगर हैं। और जैसा कि मास्टर जुओ शेनकी ने मुझे गाइड किया था, थर्ड मेटल प्लेट यहीं वो हुआ सीक्रेट रीजन के आइस प्रिजन स्टार बेल्ट पर मौजूद है। अब बस मुझे इन काउंटलेस आइस प्रिजन स्टार्स में से थर्ड मेटल प्लेट को ढूंढ निकालना है। ये सब बता देने के बाद फिर फैंग हेवनली फॉर्मेशन किंग से कहता है, मुझे तुम्हारे स्लेव्स में से किसी की जरूरत है, कोई ऐसा जिसकी बॉडी फुर्तीली हो। फैंग के इस ऑर्डर को सुनते साथ ही हेवनली फॉर्मेशन किंग रीड करते हुए मास्टर कहता है और फिर अपने एक स्लेव को बाहर निकालता है जो कि फैंग के काम आ सकता था। वो स्लेव वहां पर अपीयर होते साथ ही हेवनली फॉर्मेशन किंग को मास्टर कहते हुए ग्रीट करता है। तो इस पर हेवनली फॉर्मेशन किंग उसे लुओ फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब से तुम मेरे मास्टर के ऑर्डर्स को ओबे करोगे। जिस पर वो स्लेव इस बात को समझते हुए कहता है, जी 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 मास्टर, और आप मेरे मास्टर के मास्टर। ये कहते हुए फिर वो चुपचाप फैंग से ऑर्डर्स लेने को तैयार खड़ा था। तो फैंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स सेंड कर दिए हैं और याद रखना तुम्हें अपने माइक्रो डिटेक्टर को हमेशा एक्टिव रखना है और डिटेक्शन से बचे रहने के लिए अपने कोई भी ट्रेसिस मत छोड़ना। उस स्लेव को अच्छे से समझ आ गया था कि उसे क्या करना है और फैंग के इन ऑर्डर्स को सुनते साथ ही वो फौरन से टेलीपोर्ट होकर इन काउंटलेस आइस प्रिजन स्टार्स के ऊपर थर्ड मेटल प्लेट की सर्च शुरू कर देता है। ऐसा करते हुए उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, पर फिर भी वो सर्च करते हुए कहता है, मेरे मास्टर के मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मुझे एक ब्लैक मेटल प्लेट को ढूंढना है, पर आखिर वो कहाँ पर छुपी हुई है। ये कहते हुए वो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर उसे ढूंढता रहता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि फैंग भी उसकी आंखों से वहाँ का सारा नज़ारा देख रहा होता है। जो कुछ भी वो स्लेव देख रहा था वो सारी चीजें एज इट इज फैंग को नजर आ रही होती हैं। उसकी सर्च के दौरान उसका सामना यहाँ इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों के साथ भी होने ही वाला था, पर वो चालाकी से उनके वहाँ पर आने से पहले ही अपनी प्रेजेंस को छुपा लेता है और वो लोग इसे सेंस नहीं कर पाते। पर उसने उन दोनों लड़कियों की बातें सुन ली थी, जिनमें से कहती है, बिग सिस्टर, हमने काफी लंबे समय से न्यू आइस के मुजस्मे नहीं देखे। इस पर उसकी बिग सिस्टर उससे कहती है, शायद जल्दी ही कोई और अनलकी पर्सन आता ही होगा। इतना कहते ही वो दोनों लड़कियां वहां से आगे बढ़ गई थी। उनके जाने के बाद वो स्लेव मंकी बाहर आता है। फैंग उन दोनों की बातें सुनते हुए अपने मन में कहता है, वो दोनों अंदर से बाहर आई थी, इसीलिए फैंग ऑर्डर देता है, डेविल स्पाइरल मंकी, अंदर जाओ और जाकर चेक करो। जिस पर वो आइस मंकी ऐसा ही करता और आइस प्रिजन स्टार की और भी ज्यादा गहराई में जाने लग गया था, जहाँ काफी डीप जाने पर उसे यहाँ पर एक पैलेस नजर आता है। फैंग और स्पाइरल मंकी दोनों ही इस पैलेस को देखकर हैरान हो गए थे और फैंग अपने मन में कहता है, इस प्लेनेट की इतनी ज्यादा गहराई में यहाँ पर एक्चुअल में एक पैलेस मौजूद है। स्पाइरल मंकी उस पैलेस के अंदर से आ रहे ओरा प्रेशर को सेंस करते हुए पीछे की तरफ हटते हुए कहता है, इसके अंदर से तो इंटेंस ओरा प्रेशर आ रहा है, यहाँ इसमें कोई टेरिफाइंग फाइटर मौजूद है। मेरे मास्टर के मास्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फैंग उसे ऑर्डर देता है, पैलेस को अवॉइड करो और बाकी सारे प्लेनेट को छान मारो। जिस पर वो मंकी बिल्कुल ऐसा ही करता है और उसकी सारी सर्च के कंप्लीट हो जाने के बाद फैंग को पता चलता है कि पैलेस के बाहर सारी की सारी जगह आइस से बनी हुई है और अब हो ना हो वो ब्लैक मेटल प्लेट इस पैलेस के अंदर मौजूद है। इसीलिए फैंग उस स्पाइरल मंकी को पैलेस के अंदर जाने का ऑर्डर देता है, जो कि वो स्पाइरल मंकी ना चाहते हुए भी मान गया था। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि वो स्पाइरल मंकी पैलेस के अंदर इंटर हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद थे। वो उनमें से ब्लैक मेटल प्लेट को ढूंढना शुरू करता और उनमें से अलग अलग चीजों को उठाते हुए फैंग से पूछ रहा था, क्या ये वो है, क्या ये वो है? पर फैंग उसे बताता रहता है, नहीं ये वो नहीं है, नहीं
इनकी ये सर्च काफी लंबे समय तक ऐसे ही चलती रहती है, पर फैंग को अभी तक वो ब्लैक मेटल प्लेट नहीं मिली। और इससे पहले कि वो सक्सेसफुली ब्लैक मेटल प्लेट को ढूंढ पाते, वहां पर वो पावरफुल वॉरियर अपीयर हो चुकी थी, जो कि अपनी पावर्स के साथ स्पाइरल मंकी को पूरी तरह से फ्रीज कर देती है और उन्होंने इसे एक मुजस्मे में बदल दिया था, जिसका एहसास फैंग को भी हो जाता और वो भी इससे काफी शॉक हो गया था, क्योंकि अब उसे स्पाइरल मंकी का कोई भी सिग्नल नहीं रिसीव हो रहा होता। इसीलिए फैंग एकदम से काफी टेंस हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि अगर मैं पैलेस के अंदर इंटर होऊंगा तो डेफिनेटली पकड़ा जाऊंगा, और अगर मैं इंटर नहीं होऊंगा तो फिर और कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं मेटल प्लेट को ढूंढ सकूं। इसीलिए वो खुद अपनी मूशा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए आइस प्रिजन पैलेस पर पहुंच चुका होता है और अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए यहीं के एक नेटिव की आइडेंटिटी ले लेता है। इसी के साथ वो तेजी से फ्लाई करते हुए पैलेस की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो फैंग की इसलिए हुई आइडेंटिटी को जानती थी, इसलिए उसके नेम से उसे बुलाती है, बीफा। जो सुनकर फैंग वहीं पर रुक गया था और पीछे की तरफ पलटते हुए उस लड़की को देखता है। वो लड़की जिसका नेम यावू है, वो फैंग के करीब आते हुए उससे कहती है, क्या तुम भी यहाँ पर उस नए एलियन को देखने के लिए आए हो? फैंग उसे कहने के लिए कोई अच्छा सा आंसर सोच रहा होता है कि तभी वो लड़की उसके हाथ को पकड़ते हुए तेजी के साथ उसे लेकर पैलेस की तरफ बढ़ने लगती है। इससे तो फैंग भी हैरान हो गया था। वो लड़की बोल रही थी, चलो एक साथ चलकर देखते हैं। और फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लड़की लुओ फैंग को अपने साथ लिए इस पैलेस में मौजूद उस पावरफुल फाइटर के पास आती है। वो एक्सपर्ट जो कि अपने थ्रोन पर बैठी हुई थी, या वो उसे कहती है, मास्टर तलाशा। मास्टर तलाशा भी खुशी से उनका वेलकम करते हुए कहती है, या वो बीफा तुम लोग आ गए। या वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए जल्दी से उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती हैं, वो एलियन कहाँ है? यहाँ हम देखते हैं कि फैंग तो अभी सीरियसली यहाँ पर हो रही सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। मास्टर तलाशा आगे बढ़ते हुए यावू से कहती हैं, ये एलियंस यहाँ पर आइस प्रिजन स्टार स्टोन्स और ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए आते हैं। पता नहीं इन्हें क्यों लगता है कि वो आसानी से ये सब लेकर चले जाएंगे। और फिर वो उस न्यू कैप्चर हुए एलियन को यावू को दिखाते हुए कहती हैं, ये है डीमन रेस से डेविल स्पाइरल मंकी। ये प्रोबेबली मार्क्विस लेवल का होगा। स्पाइरल मंकी के साथ साथ उसके आसपास और भी बहुत सारे एलियंस ऐसे ही बर्फ में फ्रीज हुए मुजस्मे बने पड़े थे। फैंग इतने सारे लोगों को यहाँ इस तरह से बर्फ में ट्रैप हुआ देखकर हैरानी के साथ कहता है, इतने सारे लोग, ये दोकूज वाकई ही बेरहम हैं। मुझे इनके अपने ही लोगों के साथ फ्रेंडलीनेस बिहेवियर को देखकर बेवकूफ नहीं बनना। फैंग अपने मन में ये सब सोच रहा होता है, जबकि यावू स्पाइरल मंकी को देखते हुए कहती है, ये है स्पाइरल मंकी। मैं फर्स्ट टाइम इसे रियल में अपनी आंखों से देख रही हूँ। ये क्रिएचर बहुत ज्यादा अगली है। मैंने सही कहा ना बीफा? तभी वो देखती है कि बीफा तो उसके साथ ही नहीं है और वो दूर खड़ा अपने ख्यालों में खोया हुआ है। तो यावू उसे दूर से आवाज लगाते हुए कहती है, बीफा। जोर से आवाज लगाने के बावजूद भी जब बीफा नहीं सुनता, तो यावू उसके करीब आकर उसकी आंखों के सामने अपने हाथों की हिलाते हुए उससे पूछती है, ए तुम सुन भी रहे हो? लेकिन हम देख पाते हैं कि फैंग तो अभी अपने ख्यालों में खोया होता है और अपने मन में बोल रहा था, अगर इन्होंने मेरी ट्रू फॉर्म को डिस्कवर कर लिया। इससे पहले कि फैंग कुछ और सोच पाता, वो रियलिटी में वापस आ गया था और यावू को अपने सामने इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर चौंक जाता है। तभी यावू से कहती है, आज तुम्हें हुआ क्या है? तभी मास्टर तलाशा भी उसके करीब आते हुए बहुत ही ज्यादा सीरियसली उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है, जो देखकर फैंग को लगता है कि शायद उन्होंने मुझे पहचान लिया। इसीलिए वो गुस्से में अपना पंच बना लेता है, पर मास्टर तलाशा बहुत ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? इस पर बीफा उनसे मुंह मोड़ते हुए कहता है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बात करना नहीं चाहता। या वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी मास्टर तलाशा उसे रोकते हुए कहती है, जाने दो, अगर वो बात करना नहीं चाहता तो उसे फोर्स मत करो, उसे कंपनी दो और यहाँ पर खेलो। मुझे वर्चुअल यूनिवर्स में कुछ काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहने के बाद मास्टर तलाशा वहाँ से चली जाती है। तो अब यावू बीफा के सामने आते हुए उसे कहती है, बीफा चलो सीक्रेट लॉ पैलेस में चलते हैं। इस पर बीफा उससे कहता है, मुझे नहीं जाना, मैं बस अकेले यहाँ पर कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इस पर यावू कहती है, ओह तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। जिस पर फैंग खुश होते हुए अपने मन में कहता है, लकी मी, मुझे इतनी जल्दी अकेले आगे बढ़ने का चांस मिल गया। और फिर वो फटाफट ब्लैक मेटल प्लेट को ढूंढने की अपनी सर्च जारी कर देता है। सीन चेंज होता है और हम आइस प्रिजन स्टार के वर्चुअल वर्ल्ड को देखते हैं, जहां यहाँ के लोग अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करते हुए काफी इंजॉय कर रहे थे और ये एक दूसरे के साथ काफी मस्ती मजाक भी कर रहे थे, जो देखकर सभी लोग बहुत हंस रहे होते हैं। मास्टर तलाशा भी एक टेबल पर बैठे हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ वाइन एंजॉय कर रही थी कि तभी उनकी नजर पड़ती है सामने से आ रहे बीफा पर और वो हैरान होते हुए कहती है, ये तो बीफा है। जिस पर उनके सामने बैठा हुआ पर्सन उनसे कहता है, हाँ तुम उसे देखकर इतना चौंक क्यों रही हो?
तो मास्टर तलाशा बताती हैं, मैं अभी अभी इसे अपने पैलेस में छोड़कर आई थी। तब तो ये काफी उदास था, पर अभी इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कोई और ही पर्सन है, मतलब वो घुसपैठ गया था। ये कहते ही वो फौरन से विजुअल वर्ल्ड से बाहर आकर फैंग की तरफ बढ़ने लग गई थी। वहीं फैंग इस बात से अनजान पैलेस के अंदर घूमते हुए ब्लैक मेटल प्लेट को ही ढूंढ रहा होता है, जहां उसे कुछ ही देर में वो मेटल प्लेट मिल जाती है। उस मेटल प्लेट को हासिल करने के बाद वो खुश होते हुए कहता है, मुझे इतनी आसानी से ये मिल गई। इतना कहते ही फिर वो तेजी के साथ इस जगह से बाहर निकलने के लिए भागने लग गया था और जाते हुए अपने मन में सोचता है, जैसे ही मैं इस आइस प्रिजन स्टार से फ्लाई करते हुए बाहर निकल जाऊंगा तो मैं अपनी स्पीड को लाइट की स्पीड तक बढ़ाते हुए यहाँ से गायब हो जाऊंगा। इस तरह से ये लोग मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फैंग इस खुशफहमी में फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसके रास्ते में मास्टर तलाशा आ जाती हैं और चिल्लाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहती हैं, एलियन रेस। उन्हें अपने सामने इस तरह से गुस्से में पावर रिलीज करता हुआ देखकर तो फैंग को भी झटका लगता है और वो कहता है, मैं पकड़ा गया। इतने में ही मास्टर तलाशा उसके ऊपर अपना पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक रिलीज कर देती है और कहती है, अब तुम मरोगे। ये अटैक इतनी तेजी के साथ हुआ था कि फैंग इससे नहीं बच पाता और डायरेक्ट हिट हो जाता है, लेकिन मूशा बॉडी होने की वजह से वो इससे बच गया था। ये देखकर तो मास्टर तलाशा भी शॉक्ड होते हुए कहती है, वो एक्चुअली बच निकला। और फिर वो दांत पीसते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर अपनी ब्रेन फील्ड का इस्तेमाल करते हुए फैंग को ढूंढना शुरू करती हैं, लेकिन उन्हें फैंग की प्रेजेंस कहीं भी फील नहीं हो रही थी। इसीलिए वो कहती हैं, उसका टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस मेरी सेंसिंग रेंज से ज्यादा है। वो कुछ और करने के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, तलाशा। उसे सुनते ही तलाशा कहती है, चीफ। उसने उसकी बात के पूरा होने से पहले चीफ उससे कहते हैं, मैं जानता हूँ, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो खुद फैंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि आइस प्रिजन स्टार से कहीं ज्यादा दूर टेलीपोर्ट होता है और अपनी बॉडी को सही सलामत देखकर खुश होते हुए कहता है, लकीली मेरी मूशा बॉडी सोल अटैक्स से कम्प्लीटली इम्यून है। इतना बोलते ही वो फिर से वहां से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला गया था और तभी उस जगह पर अपीयर होते हैं आइस प्रिजन स्टार के चीफ, जिनका नेम है ब्लू सोल वनरेबल। और इसी से ही हमें आइडिया हो जाता है कि ये एक यूनिवर्स वनरेबल लेवल के वॉरियर हैं और उन्हें अब यहाँ पर फैंग की टेलीपोर्टेशन वाली जगह पर अपीयर होने की वजह से उसका नेक्स्ट छोटे से छोटा मूवी सेंस हो रहा होता है। वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है, वो कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट हो रहा है, ये सब कुछ। इसलिए वो कहते हैं, ये छोटा क्रिएचर तो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, लेकिन तुम मेरी पकड़ से बचकर नहीं भाग सकोगे। ये कहते हुए फिर मास्टर ब्लू सोल वनरेबल अपने मल्टीपल्स क्लोन बना लेते हैं और फैंग का पीछा करने लग गए थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि फैंग जिस भी जगह पर टेलीपोर्ट होकर आगे टेलीपोर्ट होता, उसी वक्त मास्टर वनरेबल भी उस जगह पर पहुंच जाते और ये फैंग को पकड़ने में सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स पीछे थे। फैंग आगे आगे और मास्टर वनरेबल उसके पीछे पीछे फौरन टेलीपोर्ट होते जा रहे थे। यहाँ हमें इनकी टेलीपोर्टेशन स्पीड इनके नजरिए से भी दिखाई जाती है, जो नजारा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ मानो जैसे फैंग बार बार लगातार अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट होते हुए मास्टर वनरेबल को चिढ़ा रहा था, क्योंकि फैंग उनसे सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स आगे होता है और मास्टर वनरेबल अभी भी उसे नहीं पकड़ पा रहे थे। इनका ये चेसिंग सीन ऐसे ही काफी लंबे समय तक चलता रहता है और फिर अब मास्टर वनरेबल अपना दिमाग खराब ना करने की बजाय अपने सभी क्लोन्स को वापस ले लेते हैं और कहते हैं, इसे पकड़ने के लिए मुझे थोड़े ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। इसीलिए वो एक जगह पर रुकते हुए बड़ी बारीकी से फैंग के नेक्स्ट मूव को पकड़ने लगते हैं, जिसमें वो थोड़ी ही देर में कामयाब भी हो गए थे। और अभी फैंग का सिर्फ पाँव ही टेलीपोर्ट हुआ होता है कि मास्टर वनरेबल पहले ही वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने प्रेशर से उसे सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से तो अब फैंग उनके सामने अपने घुटनों से भी नहीं उठ पा रहा होता और बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाले हुआ था। मास्टर वनरेबल उसके हाथों से उसकी वर्ल्ड रिंग को उतार लेते हैं। तभी फैंग अपनी दबी सी आवाज में उनके सप्रेशन में अपना सर उठाते हुए स्माइल के साथ कहता है, ग्रीटिंग्स वनरेबल। तो मास्टर वनरेबल फौरन से गुस्से में उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद फिर वो जैसी फैंग की स्टोरी रिंग को चेक करते हैं तो वो बिल्कुल खाली थी, जो देखकर वो भी चौंक गए थे, क्योंकि फैंग ने उन्हें ट्रिक कर दिया होता है, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मास्टर वनरेबल ब्लू सोल की हार को देखकर उनकी एक साथी उनके ऊपर हंसते हुए कहती है, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, जिस पर वो गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि फैंग वो हुआ सीक्रेट रीजन के बाहर ही अपने स्पेसशिप में इंतजार कर रहा था, जहां अब हम देख पाते हैं कि फैंग के हाथों में वो थर्ड मेटल प्लेट है, जिसे अपने हाथों में पाकर फैंग काफी खुश हो रहा था और कहता है, आखिरकार मैंने इसे हासिल कर लिया। और फिर फैंग अपने थॉट्स में हमें विजुअल्स के थ्रू दिखाता है कि कैसे जब वो अलग अलग जगहों पर टेलीपोर्ट होते हुए मास्टर वनरेबल से बच रहा था, तो उसने इस मेटल प्लेट को एक स्टोन में बदलकर रास्ते में ही रख दिया था, जिसे बाद में हेवनली फॉर्मेशन किंग जाकर उठा लेते हैं और इस बारे में मास्टर ब्लू सोल वनरेबल को पता भी नहीं चलता। फैंग खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है,
इनक्रेडिबल। ये सुनते ही फैंग को एक झटका लगता है और उसे एहसास होता है कि एक यूनिवर्स वनरेबल उसके पीछे आकर बैठी हुई है, जिनकी प्रेजेंस उसे पहले बिल्कुल भी सेंस नहीं हुई थी। तभी वो पर्पल सोल वनरेबल आगे कहती हैं, एक यूनिवर्स वनरेबल को इस तरह से बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, मानना पड़ेगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि पर्पल वनरेबल ने उस ब्लैक मेटल प्लेट के ऊपर अपना सोल इम्प्रिंट लगाया हुआ था, इसीलिए वो फैंग की लोकेशन को ढूंढ पाई। पर अब क्योंकि फैंग के सामने यूनिवर्स वनरेबल है तो वो उनके साथ फाइट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बिना रेजिस्ट किए सरेंडर कर देता है। तो अब मास्टर ब्लू सोल वनरेबल और मास्टर पर्पल सोल वनरेबल लुओ फैंग को अपना प्रिजनर बनाकर आइस प्रिजन स्टार के आइस प्रिजन एंट्रेंस पर ले आते हैं। यहाँ पर मौजूद लोग फैंग को बंदी बना हुआ देखकर उसके बारे में आपस में फुसफुसा रहे थे और फिर वो जोर जोर से कहते हैं, चीफ इस एलियन को मार डालें। तभी बीफा भी कहता है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी लेने की। तभी यावू भी कहती है, इसने मेरा हाथ भी थाम लिया था। तो इस पर मास्टर पर्पल सोल वनरेबल उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से उससे कहती हैं, वो इम्पर्सोनेटर पहले ही मारा जा चुका है, ये तो उसके पीछे का मास्टरमाइंड है। इसके बाद फिर हम मास्टर तलाशा अपने सभी लोगों के बीच में पूछती हैं, ऑनरेबल चीफ्स हम इस एलियन को किस तरह से पनिश करें। ये कहते हुए वो गुस्से से फैंग की तरफ देखती हैं, जबकि फैंग उनकी तरफ देखते हुए बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। मास्टर तलाशा की ये बात सुनकर अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग सीरियस होकर चुपचाप अपने चीफ्स की तरफ देखने लगते हैं कि अब वो इसे क्या सजा देंगे। तो अब वो दोनों चीफ्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए सर हिलाते हैं और फिर कहते हैं, जाहिर है इसकी इस गुस्ताखी के लिए इसे स्लोली टॉर्चर किया जाना चाहिए। यहाँ मास्टर तलाशा तो अभी भी फैंग को गुस्से से घूरकर देख रही होती हैं। तभी पर्पल सोल वनरेबल्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कोई गेट ओपन करने लग गई थी। जो होता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद लोग आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, आइस प्रिजन को एक बार दोबारा से ओपन किया जा रहा है। ये एलियन तो बहुत अनलकी है। इस किलिंग एरिना के अंदर जो कोई भी जाता है वो डेथ से भी ज्यादा सफर करता है। फैंग उस प्रिजन के पोर्टल को ओपन होता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, तो ये है आइस प्रिजन। इस पूरे आइस प्रिजन स्टार बेल्ट में सबसे लेजेंडरी जगह जहां दूकू वनरेबल्स रूल करते हैं। एक ऐसा सुप्रीम ट्रेजर जो बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स को सप्रेस कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि मास्टर पर्पल वनरेबल अपनी पावर्स के साथ फैंग को उठाते हुए अपने करीब लाकर उससे कहती है, एंजॉय ह्यूमन। और फिर उन्होंने फैंग को उस पोर्टल के अंदर फेंक दिया था। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अब मैं बिना बातों को घुमाए फिराए डायरेक्ट टू द पॉइंट कहता हूँ। अगर आप सभी दोस्तों को नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो आज शाम तक चाहिए तो इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो और 10,000 लाइक्स भी। लेट्स सी, टारगेट कंप्लीट होते ही दोबारा मिलेंगे। लव यू ऑल।